क्वेश्चंस बेटा, इसके क्वेश्चन जब भी आए हैं कम बच्चे कर पाते हैं इसको। करो, लिखो जल्दी जल्दी। 1.80 ग्राम of a metal oxide required 833 ml hydrogen at STP to be reduced to metal. Find the equivalent weight of metal oxide. Find the equivalent weight of metal oxide. पॉइंट ये है कि मेटल ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन से रिड्यूस कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मेटल। ये प्रॉब्लम में लिखा है कि मेटल ऑक्साइड किससे रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी एक लाइन की ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। बस हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम गिवन है ना, इसकी जगह इसका मास निकाल लो। अगर आपने मास निकाल लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको मालूम है 22,400 ml एट STP हाइड्रोजन कितनी होती है? 2 ग्राम, 1 मोल। ये तो बेसिक कंसेप्ट है। तो बताओ 833 ml कितनी होगी? तो 2/22,400 इंटू 833, ये ग्राम में आ गया। हाइड्रोजन का मास हमें पता लग गया। बस हो गया। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने? मास तो डायरेक्ट पता है, फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई इक्विवेलेंट मास। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना सारी रिएक्शंस में कितना होता है? 1। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 ही होता है। देखो, हाइड्रोजन H2 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होगा? H प्लस बनेगा या H माइनस बनता है, दो ही चीजें हो सकती हैं। ज्यादातर H प्लस बनता है, लेकिन 0 से +1 1 का लॉस, तो 2 के लिए कितने का? 2 का लॉस, लॉस 2 का हुआ। 0 से -1 1 का गेन, 2 के लिए कितने का गेन? 2 का। तो लॉस भी 2 का हो रहा है, गेन भी 2 का हो रहा है। इक्विवेलेंट मास क्या आएगा? मोलर मास बाई एन फैक्टर। मोलर मास H2 का 2, एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 1। तो ये मास लिख लो हाइड्रोजन का जो भी आता है, बाई 1। ये मान लिया मैंने एक्स आया, सॉल्व करके ई निकाल लो, हो गया। तो सीधा फैक्ट है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास सारी रिएक्शंस में कितना लेना है? 1 ग्राम, सारी रिएक्शंस में।
लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिखो जल्दी से। सॉरी, ये है 14.7 ग्राम ऑफ H2SO4 was needed to dissolve 16.8 gram of metal. Calculate the equivalent weight of the metal. तो बहुत ही इजी है, करो। एक लाइन की प्रॉब्लम है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, बस हो गई। मेटल के ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे मास बाई इक्विवेलेंट मास, H2SO4 के मास बाई इक्विवेलेंट मास। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास m/2 49 आएगा। सॉल्व करके ये निकाल लो। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी लिखो। इक्विवेलेंट मास के सारे क्वेश्चंस हार्डली 2-3 लाइन के होते हैं, ना तो बैलेंस रिएक्शन लिखनी ना कुछ करना, सीधे आंसर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। Zn कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को। प्रॉब्लम में गिवन है कि 5 ग्राम Zn 4.846 इतने कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। 5 ग्राम जिंक 4.846 कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। गिवन है आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ Zn 32.5, तो फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। बताओ क्या करेंगे? बस हो गया, एक लाइन की प्रॉब्लम है, एक लाइन की। आंसर है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Zn बराबर होंगे। तो मास है 4.846 बाई इक्विवेलेंट मास। Zn के लिए मास 5 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास भी दिया है। बस सॉल्व करके इक्विवेलेंट मास कॉपर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के जो फॉर्मूला आपको दिए थे बस वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में आई हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन में आए हुए हैं। प्रॉब्लम देखें।
BrO3 माइनस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन Br माइनस 3H2O। ये रिएक्शन दे दी गई है। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम ब्रोमेट required to prepare 85.5 ml of 0.672 N sodium bromate solution। Also find molarity of sodium bromate तो ये प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में आई हुई है, बस रिएक्टेंट ही बदलना है, प्रॉब्लम टाइप यही रहता है। और है ये एक लाइन की। एक लाइन की प्रॉब्लम कैसे है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के दो फॉर्मूला दिए, उनको बराबर कर देना है। अगर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम हो तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मान लेते हैं कि सोडियम ब्रोमेट का मास x ग्राम है, हमें यही तो चाहिए, लेट द मास इज x ग्राम। ठीक, तो मास बाई इक्विवेलेंट मास किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, लीटर में, यही होगा। मास बाई इक्विवेलेंट मास फॉर सोडियम ब्रोमेट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। अब आपका जो काम रह गया वो है सोडियम ब्रोमेट का इक्विवेलेंट मास बताना। आंसर है m/6। ओरल है, आप देख सकते हैं ब्रोमेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6। एन फैक्टर क्या हो गया, 6। BrO3 माइनस Br माइनस में जा रहा। सोडियम आयन स्पेक्टेटर आयन होंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी होंगे, राइट हैंड साइड भी होंगे। तो रिएक्शन में एन फैक्टर उसने दे दिया आपको रेडीमेड कि ब्रोमेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो आप कर भी सकते हैं, ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 हो रही है, बताओ कितने का गेन, 6 का। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालो आप जल्दी से। Br का मोलर मास होता है 80, एटॉमिक मास Br 80। Br का एटॉमिक मास होता है 80, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16। कर लिया सबने, ये हो गया पहला पार्ट, मास आ गया। फिर वो क्या पूछ रहे हैं दूसरे पार्ट में, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर, या उल्टा कर दो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा,
मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है? 0.672। एन फैक्टर कितना है? बैलेंस ये दिख ही रहा साफ साफ, 6। ये आ गई मोलैरिटी, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर। आपने फॉर्मूला लिखा ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखा? नॉर्मेलिटी इंटू मोलैरिटी। एक और फॉर्मूला लिखा होगा, नॉर्म मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, सॉरी, दूसरा लिखा होगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अगर दोनों को बराबर कर दें तो क्या मिलेगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यही मिलेगा ना? आया समझ में सबको? लिखो, एक और प्रॉब्लम लिखो, ये भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में ऐसे आए हुए हैं ज्यादातर। लिखो, कोई मेटल है, मेटल का मास गिवन है 2 ग्राम। इसको HNO3 में डिजोल्व करके मेटल नाइट्रेट में बदल लिया, कन्वर्टेड टू मेटल नाइट्रेट। फिर मेटल नाइट्रेट में कोई क्लोराइड डाल दिया, तो मेटल क्लोराइड मिल गया आपको। कितना मिला मेटल क्लोराइड? 2.66 ग्राम। ये गिवन है। मेटल को पहले नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा के किसमें बदला? मेटल नाइट्रेट में। देन क्लोराइड सॉल्ट ऐड करके किसमें बदल दिया? कितना मेटल क्लोराइड बना? ये गिवन है। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। दूसरे से हिंट नहीं लेनी बेटा, वरना एग्जाम में एक भी प्रॉब्लम आप नहीं कर पाओगे। बहुत बुरा एडिक्शन होता है, एडिक्शन ऐसे लगता है कि कोई मिल जाता है एक शब्द बात कर लेते, इतनी बुरी आदत पड़ती है। एक शब्द नहीं लिखा जाता एग्जाम में। जो ज्यादा डिस्कशन करते ना उनकी हालत ऐसे होते हैं। आपकी थिंकिंग स्टार्ट ही नहीं होती अपने आप, क्योंकि आदत पड़ गई पूछने की। एक लाइन की प्रॉब्लम है बेटा, इतने क्वेश्चंस करा दिए। एक लाइन की प्रॉब्लम है। आप सीधे लिखें ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड आयन, सब बराबर होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल क्लोराइड। ग्राम इक्विवेलेंट सबके बराबर होते हैं। किसी एक का मास दिया हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देख ले, तो मेटल का मास कितना दिया बेटा? 2 ग्राम। तो मास बाई इक्विवेलेंट मास मेटल के लिए, क्लोराइड आयन का मास होगा 0.66 ग्राम डिवाइडेड बाई 35.5। कैसे पता क्लोराइड आयन का इक्विवेलेंट मास 35.5 है? आंसर है m/1, क्योंकि चार्ज कितने यूनिट है? 1 यूनिट। सॉल्व करके इक्विवेलेंट मास निकाल लो।
ये 0.66 कहाँ से आया? 2.66 ग्राम मेटल क्लोराइड है, उसमें मेटल कितनी है? 2 ग्राम। तो क्लोराइड कितना? अभी भी बेटा कंफ्यूजन है किसी को? लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। सारे टाइप में बता रहा हूँ, एक एक करके टाइप कवर हो जाएंगे, बस फिर आप करते रहना सारे क्वेश्चन हम। जो अवस्थी आपके पास बुक है, मोल कंसेप्ट अब पूरा ट्राई करना है। अभी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे, लेकिन अब आपको एक एक प्रॉब्लम करनी होगी। लिखें, बेरियम क्लोराइड 2 ग्राम है, और इसकी रिएक्शन किसी सल्फेट सॉल्ट से कराई, किसी सल्फेट सॉल्ट से रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर दिया बेरियम सल्फेट में, 2.25 ग्राम। ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ बेरियम। तो देखें, अब इस केस में आपको बेरियम का मास नहीं दिया, बेरियम क्लोराइड का मास गिवन है। राइट हैंड साइड बेरियम सल्फेट का मास गिवन है, इंडिविजुअल बेरियम का मास नहीं मालूम हमें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम क्लोराइड इक्वल टू करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब देखो ध्यान देना बेटा, बेरियम क्लोराइड में मास मालूम है 22 ग्राम, सॉरी, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा E + 35.5। बता सकते हो ये कैसे लिखा मैंने? बेरियम का इक्विवेलेंट मास ई मान लिया, और क्लोराइड आयन का कितना? 35.5। ध्यान रहे, इक्विवेलेंट मास में इस कॉफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। जैसे बैलेंस रिएक्शन के कॉफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता, ऐसे इसका भी नहीं है। दूसरी तरफ मास कितना गिवन है? 2.25। बेरियम का इक्विवेलेंट मास ई माना, सल्फेट आयन का बता सकते हो कितना? सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट मास होगा m/2। m/2 मतलब 96/2, 48। 98 तो बेटा H2SO4 का मोलर मास होता है। ये क्या है आपके पास? SO4 2-। बस सॉल्व करके ई निकाल लो आप लोग।
अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। H2S के कितने ग्राम KMnO4 से रिएक्ट करेंगे? कितने KMnO4 से? 6.32 ग्राम। H2S के कितने ग्राम KMnO4 के 6.32 ग्राम से रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस K2SO4 एंड MnO2? करो जल्दी। Mn का एटॉमिक मास मैं बता दूं 55। K का कितना होता है बताओ? K 39। सल्फर कितना? 32। बाकी तो मालूम ही होंगे। बोलो। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2S विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। आपका जो मेन काम है वो है इक्विवेलेंट मास बताना। तो H2S का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाई 8। कैसे मालूम मोलर मास बाई 8? वो ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, राइट हैंड साइड +6 हो गई, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 8। इक्विवेलेंट मास KMnO4 का कितना होगा? M/3। कैसे मालूम? KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, राइट हैंड साइड किस में आ गया? +4 में। कितने गेन हुए? 3। कॉफिशिएंट तो 1 है। तो एन फैक्टर निकालने का तरीके तो मैंने आपको सारे केसेस सिखा दिए ऑलरेडी। अब इसमें रख दो, वैल्यू हो गई x/y इक्विवेलेंट मास ऑफ H2S इक्वल टू 6.32 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। सॉल्व करके x निकाल लेना है। सॉल्व करना, आंसर दिया है इसमें 0.51। आ गया समझ में सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। H3PO4
ये रिएक्शन दे रहा है। इस रिएक्शन में H3PO4 का इक्विवेलेंट मास बताओ। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, नोट कर लें। मोलर मास बाई नंबर ऑफ H प्लस आयन कंज्यूम्ड, या नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम्ड। तो जितने OH कंज्यूम होते हैं उतने ही H कम कंज्यूम होंगे इन एसिड बेस रिएक्शन। तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा M/2। ठीक है, यहां नोट कर लें। गलती हो जाती है कई बार बच्चों से। अगर आपसे ये पूछते कि इक्विवेलेंट मास बताओ H3PO4 का, कोई रिएक्शन ना देते आपको, कोई रिएक्शन नहीं देते, तो आप मैक्सिमम H प्लस सोचेंगे, ये सोचेंगे सारे यूज हो गए। तो इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, M/3, when free H3PO4 is given। तब आपको मैक्सिमम लिमिट ले लेनी है। अगर कोई रिएक्शन फिक्स करके दे दी गई है, जैसे पिछला केस दिया मैंने, तो है तो 3H प्लस नो डाउट, पर यूटिलाइज कितने हो रहे इस रिएक्शन में, H3PO4 के 3H प्लस है, लेकिन यूटिलाइज कितने हुए, ओनली 2। तो यहां पे ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम्ड, वो पार्ट लेना है। क्लियर है। जैसे एक और लिख लो, जैसे अगर आपसे कहें कि अमोनिया का इक्विवेलेंट मास बताओ, अमोनिया का इक्विवेलेंट मास बताओ। तो अमोनिया यहाँ पे बेस है और HCl एसिड है। HCl में कितने H हैं जो कंज्यूम हो गए हैं। रियलिटी में अमोनिया एक H प्लस से रिएक्ट कर रहा है और किस में बदल रहा है, NH4 प्लस में। तो इसका N फैक्टर माना जाएगा 1। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा M/1, मतलब 17/1। तो रिएक्शंस में क्या करेंगे आप, क्या देखेंगे, कितने मोल H प्लस या कितने मोल OH आयन के कंज्यूम हुए हैं। एसिड बेस रिएक्शन में आपको देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन कंज्यूम्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको। तो ये हैं सारे केसेस इक्विवेलेंट मास और उससे रिलेटेड सिमिलर प्रॉब्लम्स के। इससे बाहर कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं एग्जाम में। तरीका समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट लिखो, एक और टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो है गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या किया गया है, बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया है, ज्यादा डिटेल नहीं है। ट्वेल्थ में ये पूरा चैप्टर होगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ पूरा चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये।
यहाँ पे केवल हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है विद रिस्पेक्ट टू रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, पर इकट्ठा एक बार में खत्म करेंगे इसको।